नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी विद अतुल में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया उपन्यास डकैती का अलार्म। सोनिया। जानी पहचानी आवाज़ सुनकर सोनिया उसी पल पीछे को पलटी। मोहन को देखा जो आंखों में विजयी चमक लिए उसे ही देख रहा था। तो तुम? सोनिया के मस्तिष्क में तीव्र झटका लगा। हैरान क्यों हो रही हो सोनिया? मैंने यहीं पर तो आना था प्लेन से निकलकर, मोहन ने कहा। तुम बच आए उन लोगों से? सोनिया के स्वर में आश्चर्य था। आसानी से। मैंने जगमोहन की बताई योजना पर अमल किया और यहाँ आ गया। मोहन भोंसले के स्वर में व्यंग भर उठा। लेकिन लगता है तुम्हें मेरे बच आने की खुशी नहीं हुई। नहीं, ये बात शायद तुमने सोचा होगा कि मैं मारा जाऊंगा या पकड़ा जाऊंगा, मेरे से तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। नहीं मोहन, मैं साली कुतिया, मैं तेरा सारा खेल समझ रहा हूँ। तू प्रताप पर मर मिटी है। मैंने तेरी आंखों में पढ़ी है ये बात। मैंने प्रताप की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। मैंने अक्सर तुम दोनों को आंखों ही आंखों में बातें करते देखा है। तुम्हारी वो बात मुझे अभी तक याद है कि तुमने जगमोहन से पूछा था कि अगर हम में से एक मर जाता है तो क्या उसका हिस्सा भी दूसरे को मिलेगा। मैं तभी समझ गया था कि तुम मुझे रास्ते से हटाकर मेरे वाले भी 10 करोड़ लेकर तुम प्रताप की गोद में बैठ जाना चाहती हो। लेकिन मैं ऐसा खेल खेल चुका हूँ कि तुम सब बर्बाद हो जाओगे। मोहन भोंसले कच्चा खिलाड़ी नहीं है कि तुम और प्रताप उसे नाच नचा दो। कहते कहते मोहन भोंसले ठिठका। एक तरफ से हेडलाइट दिखाई दी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी हेडलाइट। साफ महसूस हो रहा था कि वे चारों एम्बुलेंस है। इस वक्त उनकी ऊपर की लाल बत्ती बंद थी। आ गया तेरा हरामी आशिक और मेरा कुत्ता भाई, मोहन भोंसले जहर से बुझे स्वर में कह उठा। देखते ही देखते हुए चारों एम्बुलेंस उनके पास आ रुकी। जल्दी से भीतर बैठो, काका मेहर की आवाज़ दोनों के कानों में पड़ी। एक एम्बुलेंस का दरवाजा खुला। सीट पर प्रताप बैठा। मोहन को घूरने लगा। मोहन जहरीले अंदाज में मुस्कुराया। बच आया तू? प्रताप के स्वर में कड़वाहट थी। जल्दी भीतर बैठो, काका मेहर का स्वर पुनः गूंजा। अंदर आ। प्रताप ने मौत भरी निगाहों से मोहन भोंसले को देखा। मोहन भोंसले ने सोनिया पर निगाह मारी और होठ भींचकर प्रताप से बोला, मैं जानता हूँ कि तू और सोनिया किस चक्कर में है, सब पता है मुझे। बकवास न कर, भीतर आ जा, प्रताप गुर्राया। तुम लोग पहुँचो, मैं बाद में आऊँगा, मोहन भोंसले ने जहरीले स्वर में कहा। प्लेन के लगेज में मेरा काला ब्रीफकेस रखा हुआ है जिसमें तुम लोगों का कच्चा चिट्ठा विस्तार से लिखा हुआ है। पूरा डकैती का हाल लिखा है, सबके नाम लिखे हैं। तुम और सोनिया मुझे रास्ते से हटा देना चाहते थे, लेकिन मैंने तुम लोगों का बिस्तरा गोल कर दिया है। अब बच नहीं सकोगे। मोहन ने सोनिया पर कड़वी निगाह मारी। तुम बहुत बड़ी हरामजादी हो। तुमने? प्रताप ने उसी पल रिवॉल्वर निकाले और गोली चला दी। मोहन भोंसले सीने पर हाथ रखे दोहरा होता नीचे जा गिरा। काका मेहर ने एम्बुलेंस आगे बढ़ाता हुए कहा, तुमने उसे गोली मार दी? उसने परेशान स्वर में पूछा। वो इसी लायक था, प्रताप कड़वे स्वर में बोला। देवराज चौहान ने कहा था कि कोई हथियार नहीं रखेगा, किसी की जान नहीं लेनी। चुप कर, प्रताप गुर्रा उठा। काका मेहर ने फिर कुछ नहीं कहा। अब सब कुछ एम्बुलेंस के ऊपर की लाइट जलने लगी। सायरन बजने लगे थे। वो हरामी क्या कह रहा था सोनिया? प्रताप ने गुस्से से पूछा। तुमने सुना नहीं? सुना, तुम्हारे मुंह से दोबारा सुनना चाहता हूँ। बहुत भयानक बात कही उसने, सोनिया ने सूखे स्वर में कहा। उसने कहा कि उसने काले ब्रीफकेस में डकैती का कंप्लीट प्लान प्रिंट रखा हुआ है और वो ब्रीफकेस हवाई जहाज के लगेज में रखा हुआ है। इस तरह तो हम सब बुरी तरह फंस जाएंगे। वो ब्रीफकेस जल्दी ही पुलिस के हाथों में लग जाएगा जब उसका कोई मालिक नहीं मिलेगा। साले को तेरा मेरा प्यार पसंद नहीं आया, कहर से भरा बोला प्रताप। उसे गोली मारकर तुमने अच्छा किया। सोनिया गहरी सांस ली। मैं उससे परेशान रहने लगी थी। मेरे होते तो कभी परेशान नहीं होगी। आगे गेट था जहाँ सिक्योरिटी वाले 6-7 लोग खड़े थे। 4 एम्बुलेंस को आते देखकर उन्होंने गेट खोल दिया। आगे वाले एम्बुलेंस को जगमोहन चला रहा था। तभी एक सिक्योरिटी वाले ने ऊंचे स्वर में पूछा, गोली कहाँ चली? मैंने तो गोली की आवाज़ नहीं सुनी, जगमोहन ने एम्बुलेंस आगे बढ़ाते हुए कहा। धमाका हुआ था अभी। अच्छा, वो गोली की आवाज़ थी? मुझे नहीं पता। चारों एम्बुलेंस वहाँ से निकल गई।
कुछ आगे जाने पर देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा, सड़क के किनारे रोको, पता करना है कि गोली किसने और किस पर चलाई। जगमोहन ने सड़क के किनारे एम्बुलेंस रोक दी। पीछे की तीनों एम्बुलेंस इसी प्रकार सड़क के किनारे रुक गई। देवराज चौहान पीछे के एम्बुलेंस के पास पहुंचा। उसने ललित कालिया था। पता चला कि पीछे वाली एम्बुलेंस में प्रताप है। उसने गोली चलाई थी तो देवराज चौहान प्रताप के पास पहुंचा। गोली तुमने चलाई? देवराज चौहान कठोर स्वर में बोला। मैंने हथियार साथ लाने को मना किया था। मेरा इरादा हथियार इस्तेमाल करने का नहीं था, प्रताप बोला। सोनिया से पूछ लो। गोली चलाने में मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैंने मोहन पर गोली चलाई। वो मेरा भाई था। वो गद्दारी कर गया कमीना। उसने अपने ब्रीफकेस में हमारे और डकैती के बारे में सारी बातें लिख कर ब्रीफकेस को प्लेन के सामान में छोड़ दिया है। अब पुलिस को सब कुछ पता चल जाएगा कि हमने कैसे काम किया और कौन कौन लोग शामिल है इसमें। गुस्सा आ गया तो मैंने मोहन को शूट कर दिया और करता भी क्या क्या। देवराज चौहान कुछ पल प्रताप को देखता रहा, फिर बोला, उसने ऐसा क्यों किया? वो पागल था। प्रताप गुर्रा उठा। देवराज चौहान ने सोनिया पर निगाह मारी और प्रताप को देखा। स्टीयरिंग पर बैठा काका मेहर बोला, उस ब्रीफकेस से पुलिस मेरे बारे में जान लेगी। जैसी भी हो वो वापस लाना होगा। जरूर लाएंगे। हम में से कोई जाकर वो ब्रीफकेस लेकर आएगा। मैं जाऊँ? सोनिया तुरंत बोल उठी। मैंने उस काले ब्रीफकेस को देखा है। तुम नहीं। तुम्हें एयरपोर्ट के कई लोग पहचान चुके हैं। फंस जाओगी। देवराज चौहान ने सोच पड़े स्वर में कहा, यह काम जैकी करेगा। प्रताप तुम जैकी वाली एम्बुलेंस चलाओ, बाहर आ जाओ। देवराज चौहान जैकी के पास पहुंचा। उसे सारी बात समझाई और ब्रीफकेस का हुलिया बताकर बोला, जल्दी जाओ। प्लेन में रखा लगेज जल्दी ही बेल्ट पर आने वाला होगा। वहां से इस ब्रीफकेस को उठाकर ले आओ। यह भी सुन लो कि ब्रीफकेस लेकर तुमने कहाँ पहुंचना है। पर मोहन भोंसले ने ऐसा क्यों किया? जैकी व्याकुलता से कह उठा, यह बात बाद में होगी, अभी वक्त खराब मत करो। देवराज चौहान कहते हुए पास आ चुके प्रताप पर नजर मारी। जैकी तेज तेज कदमों से वापस एयरपोर्ट की तरफ बढ़ता चला गया। इंस्पेक्टर प्रकाश पेड़े और उसके साथ कई बड़े चेहरे एयरपोर्ट पर परेशान बौखलाए से फिर रहे थे। वजह थी कि मोहन भोंसले का नहीं मिलना। प्लेन से यात्रियों की भीड़ सीढ़ियों से उतरकर इस तरफ नीचे आई थी कि कुछ देर के लिए घेराव टूट गया था, परंतु जल्दी ही यात्रियों को एयरपोर्ट की इमारत तक जाने से पहले ही रोककर एक जगह उन्हें इकट्ठा किया गया था। तेज बरसात में पुलिस को काम करने में परेशानी आ रही थी। उन्हें मोहन भोंसले की तलाश थी, परंतु वो न तो यात्रियों में मिला न प्लेन में। पुलिस मोहन भोंसले की तलाश में एयरपोर्ट पर दौड़ती फिर रही थी कि भेड़े को खबर मिली कि लाउंज से सोनिया भी गायब हो गई है। प्रकाश भेड़े को समझते देर न लगी कि वो गहरी चाल के शिकार हो चुके हैं। मोहन भोंसले का इस तरह गायब होना और उसी वक्त में सोनिया का निकल जाना किसी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। एकाएक भेड़े को वानखेड़ा का ध्यान आ गया। वानखेड़े ने गोल्ड की डकैती हो जाने की तरफ इशारा किया था, तो क्या उसका ख्याल सही था? पूरे एयरपोर्ट पर मोहन भोंसले और सोनिया की तलाश की जा रही थी। दोनों के बारे में हर बाहर निकलने वाले रास्ते को सतर्क कर दिया गया था। उनका हुलिया बता दिया गया था। सर, इंस्पेक्टर सूरज भेड़े से बोला, मोहन भोंसले हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। मुझे डर है कि कहीं वो हाथ से निकल न गया हो। भेड़े बोला, संभव है कि पार्किंग में उसके लिए कोई कार खड़ी हो। हमें पार्किंग में जाकर चेक करना होगा। कुछ और पुलिस वालों को साथ में लो और पार्किंग में चलो। 8 पुलिस वालों के साथ भेड़े और सूरज पार्किंग में खड़ी कारों को चेक कर रहे थे। पार्किंग अटेंडेंट भी मिल गया। मोहन भोंसले का हुलिया बताकर उससे पूछा तो उसने बताया कि ऐसा कोई आदमी कार लेने नहीं आया। वो फिर भी पार्किंग में छानबीन करते रहे। यहाँ कम रोशनी का फायदा उठाकर भोंसले छिप सकता था। 10 मिनट ही बीते होंगे कि एक पुलिस वाले की ऊंची आवाज आई, सर यहाँ आइए सर, वो यहाँ है। सब तेजी से उसकी आवाज की तरफ दौड़े। पार्किंग के एक किनारे पर पौधों की बाड़ लगी थी, ऊंची सी। उसके पार गाड़ियां जाने का रास्ता था। वो उस बाड़ को पार करके उस रास्ते पर पहुंचे कि सामने का नजारा देखते ही ठिठक गए। मोहन भोंसले की लाश पास की रोशनी में उस रास्ते पर पड़ी चमक रही थी। उसकी छाती में गोली लगी थी। मुंह खुला हुआ था। खून से छाती लाल पड़ी हुई थी।
इसे किसने मारा? सूरज के होठों से निकला। सूरज, भेड़े ने होठ खींचकर कहा। एयरपोर्ट पर बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया है। वानखेड़े को उस साजिश का संदेह पहले से ही हो गया था। उसने सोनिया की हरकतों में ऐसा कुछ भांप लिया था कि वो इन बातों को डकैती का अलार्म कहने लगा। एयरपोर्ट के कार्गो में रखे सोने पर डकैती के लिए एयरपोर्ट पर घबराहट का माहौल बनाया जा रहा था, परंतु मैंने तब उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। पर इसे किसने मारा? इसके ही किसी साथी ने। साथी? हाँ, सोनिया एयरपोर्ट पर अकेली नहीं थी, उसके कुछ लोग और भी मौजूद थे। उन्हीं में से किसी ने मोहन भोंसले को शूट कर दिया है। ये रास्ता बाहर की तरफ जाता है। किसी को भेजकर पता करो कि कौन सी गाड़ी बाहर गई है। मेरे ख्याल में वो लोग अपना काम करके निकल गए हैं, भेड़े ने सख्त स्वर में कहा। सूरज ने एक पुलिस वाले को इस रास्ते के गेट की तरफ भेजा। इसकी तलाशी लो। सूरज ने मोहन भोंसले की तलाशी ली, परंतु तलाशी में ऐसा कुछ नहीं मिला कि जिससे कोई बात पता चलती। 10 मिनट में ही वो पुलिस वाला लौट आया। जनाब, थोड़ी देर पहले 4 एम्बुलेंस गई है बाहर। सिक्योरिटी वालों ने बताया कि एम्बुलेंस के जाने से पहले उन्होंने फायर की आवाज़ भी सुनी थी। पुलिस वाले ने बताया। वो लोग निकल चुके हैं सूरज। हमें कार्गो के वार्ड तक पहुंचकर देखना है कि वहाँ सब ठीक है कि नहीं। पुलिस वालों को लाश के पास छोड़कर भेड़े और सूरज तेजी से एक तरफ बढ़ गए। बरसात हल्की हो चुकी थी, बूंदाबूंदी ही हो रही थी। कार्गो के वार्ड के बाहर बरसात में भी भीड़ लगी थी। वहाँ के गनमैनों को बेहोश पाया गया था। वानखेड़े और शाहिद खान भी बेहोश थे। कार्गो के कर्मचारी की निगाह उन पर पड़ गई थी। वार्ड का दरवाजा खुला हुआ था और भीतर कोई सामान नहीं था। हरी जिल्द वाला रजिस्टर बरसात में भीगा पड़ा था। उन सब लोगों को होश में लाने का प्रयत्न किया जाने लगा। जल्दी ही वो होश में आने लगे। वानखेड़े जब होश आया तो वो उछलकर खड़ा हो गया। फौरन उसने वार्ड को देखा जो खाली था। वानखेड़े के होठों से गुर्राहट निकली। वो समझ गया कि डांगरी पहने लड्डू वाला जो व्यक्ति डकैती वालों का ही साथी था। उन्हें बेहोश करके वो सोना ले गए। तो उसका ख्याल सही था कि सोनिया की हरकतें महज इसलिए थी कि एयरपोर्ट पर ध्यान बंटाकर उसके साथी 500 करोड़ के गोल्ड की डकैती कर सके। मोहन भोंसले ने भी सोनिया का भरपूर साथ दिया था। कार्गो के लोगों को 500 करोड़ के सोने की डकैती हो जाने के बारे में पता चला तो वो सन्न रह गए। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि एयरपोर्ट पर डकैती की जा सकती है। होश आने पर शहीद खान के भी तोते उड़े हुए थे। आपका ख्याल ठीक निकला सर। वो लोग 500 करोड़ के सोने की डकैती करके निकल गए, शाहिद खान बोला। मेरा ख्याल था कि ऐसा हुआ तो हम उन्हें रोक लेंगे, परंतु वो अपना काम कर गए। डकैती करने वालों ने बहुत चालाकी से काम लिया शहीद, वानखेड़े कठोर स्वर में बोला। पहले उन्होंने एयरपोर्ट पर हंगामा खड़ा कर दिया कि प्लेन में बम फटेगा। सबका ध्यान उधर लगा दिया और वो डांगरी पहने जो लड्डू खिलाने हमें आया वो भी डकैती का साथी था। लड्डुओं में तेज बेहोशी की दवा मिली थी और हम बेवकूफ़ों की तरह उसके दिए लड्डू खा लिए। सोना ले जाने वाले बहुत तेज दिमाग निकले। अब क्या होगा सर? हमें जल्दी से कुछ करना चाहिए। क्या पता सोना ले जाने वाले अभी यहीं वो निकल चुके हैं। तब वो 5 मिनट में ही निकल गए होंगे। रुकने की बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। लेकिन हमारे पास उन लोगों के 2 मोहरे हैं, सोनिया और मोहन भोंसले। हम उन्हें ढूंढ लेंगे। और सर, उस प्लेन का क्या हुआ? मोहन भोंसले को तो पकड़। तभी इंस्पेक्टर प्रकाश भेड़े और सूरज वहां पहुंचे। वॉल्ट को खाली पाकर हालात समझते देर न लगी उन्हें। सोना गया? इंस्पेक्टर प्रकाश भेड़े हड़बड़ाकर बोला। मुझे सही एहसास हुआ था कि यह सब सोने की डकैती करने के लिए किया गया है, वानखेड़े बोला। ओह, तब मैंने तुम्हारी बात को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन इतना सारा सोना वो ले कैसे गए? सूरज के होठों से निकला। एम्बुलेंस पर रखकर। एम्बुलेंस? मेरे ख्याल में उनके पास 4 एम्बुलेंस थी जिसमें वो सोना भरकर ले गए। वो लोग जो भी है बच नहीं सकेंगे, वानखेड़े कह उठा। सोनिया, मोहन भोंसले, उनके बारे में हमें कोई फायदा नहीं, भेड़े गंभीर स्वर में कह उठा। सोनिया लाउंज से गायब हो गई। तब हम उस प्लेन पर ध्यान दे रहे थे। ओहो, वानखेड़े के होंठ भींच गए। लेकिन मोहन भोंसले हमारे काम?
वो भी हमारे हाथ से निकल गया। उसे उसके साथियों ने ही मार दिया। पार्किंग के पास उसकी लाश पड़ी है। नहीं, शाहिद खान के होठों से निकला। यह बुरी बात कही। वानखेड़े ने सर हिलाया। अब हमारा काम और बढ़ जाएगा। डकैती करने वालों तक पहुंचने में हमें ज़्यादा मेहनत करनी होगी। वो बच नहीं सकते। 500 करोड़ का सोना उनके पास है। वो उसे बेचने के लिए बाजार में जाएंगे, पकड़े जाएंगे। हमें तेजी से काम करना होगा, मुखबिर दौड़ाने होंगे। डकैती करने वाले बहुत शातिर है वानखेड़े, भेड़े ने गंभीर स्वर में कहा। तुमने देखा ही है कि उन लोगों ने अपना काम कैसे निपटाया है। ऐसे लोगों तक पहुंच पाना इतना आसान नहीं होगा। गैरकानूनी काम करने वाला अंत तक बचा नहीं रह सकता। एक दिन वह पकड़ा ही जाता है, वानखेड़े कह उठा। अब इन लोगों को पकड़ने की चुनौती हमारे सामने खड़ी है, शाहिद खान ने कहा। डकैती करने वाले बहुत चालाक लोग हैं। जिस ढंग से इन लोगों ने डकैती की है उससे लगता है कि ये लोग पहुंचे हुए लोग हैं। मोहिते को होश आया। कमरे में रोशनी थी। नजरें आसपास घुमाई, वहां कोई भी नहीं था। वो उठ बैठा। उसे ध्यान आया कि एक खूबसूरत सी पुलिस वाली ने अपना कोई दाव उस पर आजमाया था। उसके बाद उसे होश नहीं रहा था। खड़ा होने के बाद मोहिते ने घड़ी में वक्त देखा। रात के 9 बज रहे थे। तभी उसकी निगाह फर्श पर पड़े फोन पर पड़ी तो उसे झुककर उठाया और मारियो गोवानी को फोन किया। तुरंत ही उधर से मारियो गोवानी ने कॉल रिसीव कर ली। तुम किधर हो मोहिते? मारियो का तेज स्वर कानों में पड़ा। मोहिते ने बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। अब मैं कहाँ पहुँचूँ? मोहिते ने पूछा। काम पूरा हो गया है। उधर से मारियो गोवानी का खुशी से भरा स्वर कानों में पड़ा। देवराज चौहान ने डकैती कर ली है। वो सोना ले गए हैं। मैं भी एयरपोर्ट से निकल रहा हूँ। वो वहीं पर गए हैं? मोहिते ने पूछा। हाँ, वहीं पर। मैं वहीं जा रहा हूँ। तुम भी वहीं पहुँचो। हमें 15 करोड़ का सोना मिलने जा रहा है और काम हमने कुछ भी नहीं किया। मारियो गोवानी की खुशी भरी आवाज़ मोहिते के कानों में पड़ी। डकैती में कोई समस्या नहीं आई? मोहिते को भी यह सुनकर चैन मिला था। कोई समस्या नहीं। देवराज चौहान कमाल का डकैती मास्टर है। वही पहुंच मोहिते, वही मिलते हैं। मोहिते ने फोन बंद करके जेब में रखा और फ्लैट से बाहर निकलकर राहदारी में आगे बढ़ गया। सर में हल्का सा दर्द हो रहा था। उस पुलिस वाले ने जाने कैसा दाव मारा था, उसी के कारण सर में दर्द था। सीढ़ियाँ उतर कर वो बिल्डिंग से बाहर आ गया। उस तरफ नज़र मारी जिधर उसने कार खड़ी की थी। कार अपनी जगह पर खड़ी थी। वो कार में बैठा और कार आगे बढ़ा दी। तभी पीछे खड़ी टैक्सी भी अपनी जगह से सरकी और कार का पीछा करने लगी। उस टैक्सी की पीछे वाली सीट पर सब इंस्पेक्टर लेले मौजूद थी, जो 2 घंटे से टैक्सी में इसी तरह बैठी मोहिते के होश में आने का इंतजार कर रही थी। वो जानती थी कि होश में आते ही मोहिते बाहर आएगा और उसके ख्याल से अपने साथियों के पास जाएगा। ये सोचकर ही मोहिते के पीछे जाने का प्रोग्राम बना रखा था। टैक्सी वाले को अपना पुलिस कार्ड दिखा चुकी थी और वो पूरी तरह सहयोग कर रहा था। मुक्तालेले ने उसे कह दिया था कि उसे पूरा किराया मिलेगा। इस बारे में निश्चिंत रहे। सावधानी से पीछा करना, मुक्तालेले बोली। जी मैडम। अगर यह नज़रों से ओझल हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा पुलिस का। ऐसा नहीं होगा मैडम, मैं इसका पीछा नहीं छोड़ने वाला, टैक्सी ड्राइवर ने कहा। आगे जा रही कार पर नजर रखते हुए मुक्तालेले ने मोबाइल निकाला और वानखेड़ा का नंबर मिलाकर फोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल गई और फौरन ही वानखेड़े की आवाज़ कानों में पड़ी। हेलो सर, मैं मुक्तालेले। तुम कहो मुक्ता, तुम क्या कर रही हो? वानखेड़े बोला। सर, मैंने जिसे मोहन भोंसले के फ्लैट पर बेहोश किया था वो होश में आने के बाद कार में कहीं जा रहा है और मैं टैक्सी से उसका पीछा कर रही हूँ। मेरा ख्याल है कि वो अपने साथियों के पास जा रहा होगा। वेरी गुड मुक्ता, तुम सही काम कर रही हो। बहुत मौके पर तुमने फ़ोन किया। कुछ अनजान लोग एयरपोर्ट पर 500 करोड़ के सोने की डकैती करने में सफल रहे और सोना एम्बुलेंस में भरकर ले गए हैं। वो आदमी उन्हीं डकैतों का साथी है। तभी वो मोहन भोंसले के फ्लैट पर पहुंचा था। उसका पीछा मत छोड़ना। मैं उस पर नज़र रखे हुए हूँ और जल्दी ही आपको खबर दूंगी कि वो कहाँ पर पहुँचा है। मुझे बेसब्री से तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। उस बम का क्या हुआ जिसे मोहन भोंसले ने? उस बम की कोई खबर नहीं। वो प्लेन आ गया? हाँ, वो सुरक्षित लैंड कर गया है।
सब ठीक रहा। इन लोगों का मकसद एयरपोर्ट को उलझाकर कार्गो के वॉल्ट में पड़े 500 करोड़ के गोल्ड की डकैती करना था। मैं समझ गई सर। तुम मुझे जल्दी खबर देना कि वो आदमी कहाँ पर जाता है। जी सर। एयरपोर्ट की बेल्ट नंबर 3 पर फ्लाइट नंबर 317 का सामान आया था। ये वही फ्लाइट थी जिसमें कि मोहन भोंसले था। इस वक्त बेल्ट नंबर 3 खाली हो चुकी थी। लोग अपना अपना सामान ले जा चुके थे। यात्री बेहद राहत महसूस कर रहे थे कि प्लेन में ठीक से रनवे पर उतर आया। कई तो कानों को हाथ लगा रहे थे कि दोबारा वो प्लेन पर सफ़र नहीं करेंगे। वही बेल्ट नंबर 3 अभी भी चल रही थी और उस पर एक काले रंग का ब्रीफकेस पड़ा नजर आ रहा था जिसे लेने कोई नहीं आया था। 4 बार वो बेल्ट घूम चुकी थी परंतु वो ब्रीफकेस बेल्ट पर ही पड़ा रहा। एक ऑफिसर जिसकी ड्यूटी 2-3 नंबर बेल्ट पर थी वो देर से बेल्ट पर पड़े उस ब्रीफकेस को देख रहा था। जब उसे विश्वास हो गया कि इस ब्रीफकेस को लेने कोई नहीं आने वाला, ब्रीफकेस का मालिक उसे ले जाना भूल गया है, तो उसने ब्रीफकेस उठाया और भीतर जाकर उसने बेल्ट का स्विच ऑफ कर दिया जिससे कि घूमती बेल्ट थम गई। वो ऑफिसर ब्रीफकेस लेकर एक तरफ मौजूद एयरलाइंस के काउंटर पर जा पहुंचा। वहां एक युवती मौजूद थी। यह ब्रीफकेस नंबर 3 पर से कोई ले जाना भूल गया है, इसे जमा कर लो, ऑफिसर ने कहा। उसने ब्रीफकेस को काउंटर पर रख दिया। श्योर सर, मैं इसकी एंट्री करके ऑफिस वालों को खबर कर देती हूँ, युवती कह उठी। मुझे समझ नहीं आता कि लोग अपना सामान ले जाना कैसे भूल जाते हैं। जल्दी में ऐसा ही होता है, ऑफिसर ने मुस्कुराकर कहा। और बाद में गुड इवनिंग मैडम। तभी पीछे से आवाज़ आई। ऑफिसर तुरंत पलटा। युवती की नजरें भी उठी। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए जैकी वहाँ खड़ा था। यस सर। जैकी की निगाह काउंटर पर रख के काले ब्रीफकेस पर पड़ी। वो युवती से बोला, मैडम बेल्ट नंबर 3 पर मैं अपना ब्रीफकेस लेना भूल गया हूँ। फ्लाइट नंबर 317 का पैसेंजर हूँ मैं। किस्मत अच्छी थी जो बच गया। प्लेन में बम नहीं फटा। अब तो प्लेन के नाम से डर लगने लगा है। बुरी घटना होते होते रह गई, युवती बोली और ब्रीफकेस की तरफ इशारा करके बोली, यह ब्रीफकेस ही होगा आपका। यही हमें 3 नंबर बेल्ट से मिला है। यही मेरा ब्रीफकेस है मैडम। जैकी ने ब्रीफकेस उठाया। थैंक्स मैडम। जैकी ब्रीफकेस संभाले वहाँ से निकल गया। वानखेड़े ने पुलिस हेडक्वार्टर में कमिश्नर को फोन पर सारे हालात बताकर पूरे मुंबई पुलिस को रेड अलर्ट पर लाने को कह दिया। बता दिया कि डकैती करने वाले 4 एम्बुलेंस पर सोना लाद कर निकले हैं। ऐसे में सड़कों पर दौड़ती एम्बुलेंस की अच्छी तरह चेकिंग की जाए। कोई भी खबर हो तो तुरंत कंट्रोल रूम में संपर्क करे। इधर वानखेड़े कंट्रोल रूम से जुड़ गया था कि कोई भी खबर मिलते ही उसे तुरंत फोन पर बताया जाए। पूरे मुंबई में खामोश हलचल पैदा हो गई थी। पुलिस चौकन्नी हो गई। जगह जगह नाके लगा दिए गए। पुलिस पेट्रोल कारें सड़कों पर चुपके से दौड़ती नजर आने लगी। 500 करोड़ के सरकारी गोल्ड पर डकैती की गई थी। ऐसे में वास्ता रखते हुए सरकारी महकमे के लोग बहुत चक्के रह गए। खबरी न्यूज़ चैनलों पर डकैती की खबरें आने लगी। न्यूज़ चैनलों के संवाददाता कैमरामैन एयरपोर्ट के बाहर टिक चुके थे कि यह कोई नई खबर पा सके। वानखेड़े अभी तक एयरपोर्ट पर था कि छानबीन में कोई नई बात का पता चले। उसके मन में एक ही बात उठ रही थी कि ऐसी चालाकी से भरी योजना बनाकर डकैती किसने की, कौन है डकैती के पीछे। रह कर उसके ख्याल में देवराज चौहान आ रहा था, जिसकी फाइल पहले से ही उसके पास थी। डिपार्टमेंट ने देवराज चौहान को पकड़ने का काम उसे दे रखा था। देवराज चौहान का ख्याल आने की वजह यह थी कि वो किसी भी डकैती में खून खराबा नहीं करता था और इस डकैती में भी खून खराबा नहीं किया गया था। ऐसा शांत ढंग से देवराज चौहान डकैती करने में माहिर था। सिर्फ मोहन भोंसले की ही लाश मिली है, उसे शूट किया गया है। ये बात वानखेड़े को खटक रही थी कि देवराज चौहान कभी भी अपने साथियों को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो क्या इस डकैती के पीछे देवराज चौहान नहीं कोई और है? इन सब बातों के अलावा वानखेड़े को इंतजार था सब इंस्पेक्टर लेले का फोन आने का। कुछ देर पहले उसने फोन पर बताया था कि वो उस आदमी का पीछा कर रही है जो मोहन भोंसले के फ्लैट पर उससे टकराया था, जो कि डकैतों का साथी था।
बम? इंस्पेक्टर सूरज गहरी सांस लेकर बोला। बम की खबर सिर्फ एक ड्रामा थी। उस चालाक औरत ने हमारा ध्यान बंटाने के लिए वो नाटक खेला था। प्लेन में बम नाम की कोई चीज नहीं थी। मैंने तो पहले ही कहा था कि सोनिया शातिर औरत है, वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन उसके पति मोहन भोंसले की हत्या रहस्य को और गहरा कर गई है। वो डकैतों का साथी था तो उसकी हत्या उन्होंने क्यों कर दी? बम की झूठी खबर, प्रकाश भेड़े ने कहना चाहा। बम था, कहीं पर है, वानखेड़े ने कहा। सब इंस्पेक्टर मुक्तालेले ने बताया कि उसका पति मोहन भोंसले उससे नाराज होकर अपने कमरे में बंद रहता था। किसी को कमरे में नहीं झांकने देता था। बाहर जाता था तो कमरा बंद करके जाता था। इससे स्पष्ट है कि मोहन भोंसले तब बम बना रहा था, परंतु अभी तक हम नहीं जान पाए कि बम कहाँ पर है। उसके पास काला ब्रीफकेस था जिसे कि बाद में नहीं देखा गया, सूरज बोला। अब वो ब्रीफकेस ही बचा है जिसमें वो बम हो सकता है, लेकिन हमें ब्रीफकेस की कोई खबर नहीं, वानखेड़े ने कहा। वो ब्रीफकेस एयरपोर्ट पर भी हो सकता है। अगर उसमें बम है तो ये खबर एयरपोर्ट के लिए खतरनाक है। ये बातें तुम लोग जानो, तुम लोग ब्रीफकेस की तलाश करो, वानखेड़े कह उठा। मेरा काम अब डकैती करने वालों को ढूंढना है, सोने को वापस पाना है। मेरे लिए शर्म की बात है कि मेरे होते हुए वो डकैती कर गए। मैंने तब तुम्हें कहा था कि सोनिया ड्रामा कर रही है, परंतु तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया। कहा था कि वो इतनी शातिर रही कि प्लेन लैंडिंग के वक्त होस्टेस को बाथरूम में बेहोश कर भागने में कामयाब हो गई। तुम्हें चाहिए था कि उसके पास 2 पुलिस वाले तैनात करते। मैं अपनी गलती मानता हूँ, प्रकाश भेड़े ने अफसोस भरे स्वर में कहा। तुम मोहन भोंसले को भी न पकड़ सके और वो प्लेन से खिसकने में कामयाब हो गया। तभी इंस्पेक्टर शाहिद खान आ पहुंचा। एक काला ब्रीफकेस फ्लाइट नंबर 317 का 3 नंबर बेल्ट पर रह गया था, शाहिद खान ने बताया। उसे किसी ने नहीं लिया तो तब उसे जमा करने के इरादे से उठा लिया गया कि तभी एक युवक आकर वो ब्रीफकेस ले गया। काला ब्रीफकेस? वानखेड़ी की आंखें सिकुड़ी। हाँ, बेल्ट पर मौजूद ड्यूटी ऑफिसर ने यह बात मुझे बताई। वो मोहन भोंसले वाला ब्रीफकेस हो सकता है, वानखेड़े ने कहा। मोहन भोंसले को शूट कर दिया गया, तभी तो वो अपने ब्रीफकेस को लेने नहीं आ सका। तो डकैती करने वालों का कोई साथी आया और ब्रीफकेस ले गया। संभव है, भेड़े सोच भरे स्वर में बोला। मेरे ख्याल में उस ब्रीफकेस में कोई कीमती सामान होना चाहिए, तभी तो उसे लेने उसका कोई आदमी आया था, शाहिद खान बोला। उसमें ऐसा कुछ होगा जो डकैती करने वालों के लिए कीमती होगा, सूरज ने कहा। तुम्हारे ख्याल में उसमें बम होगा, भेड़े बोला। बम अगर कहीं नहीं है तो उसी ब्रीफकेस में होगा, वानखेड़े ने कहा। यह संभव नहीं, सूरज बोला। कोई भी सामान प्लेन तक पहुंचने तक अच्छी तरह स्कैन किया जाता है। ऐसे में अगर उसमें बम होता तो वो पहले ही नज़र में आ गया होता, इंस्पेक्टर सूरज ने कहा। चलो शाहिद, वानखेड़े बोला। हमें मुंबई की सड़कों पर दौड़ती उन 4 एम्बुलेंस की तलाश करनी है जिसमें 500 करोड़ का सोना भरा हुआ है। उन एम्बुलेंस को कईयों ने देखा होगा। मुंबई की बरसात ने कहर ढा रखा था। दोपहर से ही बरसात ऐसी शुरू हुई थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। शाम को कुछ मध्यम हुई तो बाद में पुनः तेजी से पानी बरसने लगा। ऐसे में पुलिस वालों के लिए भी खुले में आकर काम करना कठिन महसूस होने लगा। एम्बुलेंस की तलाश कमजोर पड़ने लगी। पूछताछ के लिए कोई इस इमारत में नजर नहीं आ रहा था। वानखेड़े और शाहिद खान के सामने भी यही समस्या आई और उन्हें एम्बुलेंस की कोई खबर नहीं मिल सकी। बरसात ने डकैती करने वालों की भरपूर सहायता की, फिर भी कभी कभार सड़कों पर सायरन बजाती पुलिस कार दौड़ती नजर आ जाती थी। वो घना गहरा जंगल था। लगातार होने वाली बरसात ने वहां पर कीचड़ कर दिया था और जगह जगह पानी भरा नजर आ रहा था। आबादी से हटकर वो अलग जगह थी। पेड़ झाड़ियां हर तरफ बिखरे हुए थे, परंतु इस बरसात से भरी अंधेरी रात में वहाँ इतना गहरा अंधेरा था कि हाथ नजर नहीं आ रहा था। इस तरफ आने वाली सड़क बहुत पहले ही खत्म हो जाती थी और आगे सिर्फ कच्चा रास्ता था।
4 में से 3 पीछे वाली एम्बुलेंस ने कच्चे रास्ते पर आते ही हेडलाइट बंद कर दी थी। आगे वाली छोटी एम्बुलेंस की हेडलाइट रोशन रही और तीनों एम्बुलेंस उसके पीछे आती रही। 7-8 मिनट का वो जंगली कच्चा रास्ता पार करने के बाद वे पेड़ों में घिरी ऐसी जगह पर पहुंचे जो कुछ खुली जगह थी। चारों एम्बुलेंस वहां पर पहुंचकर खड़ी हो गई। इंजन बंद हो गए, हेडलाइट बंद हो गई। तेज बरसात लगी थी। आसमान में रह रहकर बिजली चमक रही थी। बादल गरज रहे थे। बात करनी होगी कि हरामी प्रताप ने मोहन भोंसले को क्यों शूट किया। जगमोहन दरवाजा खोलता गुस्से से बोला, हमारे मना करने के बाद भी उसने डकैती में हथियार साथ में क्यों रखा? पीछे वाले हिस्से में रवीना मौजूद थी। इस तरह जल्दबाजी मत करो, देवराज चौहान बोला। मुझे बात करने दो। तुम? जगमोहन ने गुस्से से देवराज चौहान को देखा। मैं भी बात कर सकता हूँ। वो अब भाई होकर अपने भाई को क्यों शूट करेगा? क्यों? ये भी मत भूला कि मोहन भोंसले ने बम बनाया था जबकि वो डकैती करने जा रहा था। ऐसे नाजुक मौकों पर बम नहीं बनाएगा तो क्यों बनाएगा? देवराज चौहान ने कहा। स्पष्ट है कि दोनों भाइयों में पहले से ही कोई बात चल रही थी और सोनिया को सब मामला पता है। ओह, हमें उनसे सारी बात जाननी है। यह तो अच्छा रहा कि इन लोगों ने डकैती होने के दौरान कोई गड़बड़ नहीं की। मोहन भोंसले की हत्या डकैती से वास्ता नहीं रखती। ये इनकी आपसी ही कोई बात है। बाहर बरसात लगी थी परंतु देवराज चौहान और जगमोहन बाहर आ गए। रवीना भीतर रुक नहीं सकी और बाहर आ गई। तीनों 2 पलों में ही बरसात में भीग गए। वो पहले ही भीगे हुए थे जब गोल्ड की डकैती में व्यस्त थे। उन्होंने देखा कि अन्य लोग भी एम्बुलेंस से बाहर आ चुके हैं और जोश भरे अंदाज में चीखते चिल्लाते एम्बुलेंसों के पीछे के दरवाजों को खोलने में लगे हैं। देखते ही देखते एम्बुलेंस के पीछे के दरवाजे खोल दिए। भीतर सोने से भरी पेटियां थी परंतु अंधेरा था। उन्होंने एम्बुलेंस के भीतर की लाइट ऑन कर दी। पेटियां स्पष्ट नजर आने लगी। उत्साह से भरा ललित कालिया एक लकड़ी की पेटी को तोड़ने लगा कि सोना देख सके। तभी देवराज चौहान की ऊंची आवाज सबने सुनी। ये क्या हो रहा है? सोना देखना है हमें, प्रताप भोंसले ने खुशी से चिल्लाकर कहा। सब पीछे हट जाओ, तुम लोगों का सिर्फ 10-10 करोड़ है, काका मेहर का 12 करोड़, पीछे हट जाओ। ललित कालिया ने गर्दन घुमाकर देवराज चौहान को देखा, फिर प्रताप को। प्रताप, ललित कालिया ने पास आकर फुसाया। अभी सोने से पीछे हट जा, हरामी को शूट कर दूं? ललित कालिया के होठों से दबी गुर्राहट निकली। करेंगे पर अभी नहीं, प्रताप धीमे से बोला। जैकी को ब्रीफकेस ले आने दे। क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? तभी जगमोहन करीब आकर तीखे स्वर में बोला। मैं इसे समझा रहा था कि अपना 10 करोड़ गिन और निकल ले यहाँ से। प्रताप मुस्कुराकर जगमोहन से बोला। पहले तू समझ जो हम तुझे समझाना चाहते हैं, जगमोहन कड़वे स्वर में बोला। क्या? देवराज चौहान के पास चल। काका मेहर, रवीना, ललित कालिया, प्रताप भोंसले, सोनिया सब इकट्ठे हुए। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाह प्रताप पर थी। अपना रिवॉल्वर दे, जगमोहन प्रताप से बोला। क्यों? उसी पल जगमोहन का हाथ घुमा और प्रताप के गाल पर पड़ा। प्रताप का सर झंझना उठा। रिवॉल्वर दे, जगमोहन गुर्राया। प्रताप ने कहर भरी निगाहों से जगमोहन को देखा। उसी पल जगमोहन ने अपना रिवॉल्वर निकाला और आगे बढ़कर प्रताप के पैंट से नाल सटा दी। क्या चाहता है तू? जगमोहन का स्वर कठोर था। तेज बरसात की आवाज के अलावा वह सन्नाटा छा गया था। प्रताप ने शांत ढंग से जेब में हाथ डाला और रिवॉल्वर निकालकर जगमोहन की तरफ बढ़ाया। जगमोहन ने प्रताप की रिवॉल्वर ली और पीछे हटता कह उठा, और किसी के पास हथियार है? कोई कुछ नहीं बोला। पल भर के लिए प्रताप और ललित कालिया की निगाह मिली थी। वे सब बरसात में भीग रहे थे। मैंने कहा था कि डकैती के दौरान कोई भी हथियार पास में नहीं रखेगा। देवराज चौहान की निगाह प्रताप पर टिक चुकी थी। परंतु तुमने रिवॉल्वर पास में रखी और मोहन को शूट भी कर दिया। क्यों? यह भूल मुझसे हो गई, प्रताप बोला। कौन सी भूल? रिवॉल्वर रखने की या मोहन भोंसले को शूट करने की? देवराज चौहान ने पूछा। रिवॉल्वर रखने की।
मोहन को शूट क्यों किया? ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, प्रताप ने लापरवाही से कहना चाहा। डकैती के वक्त के दौरान की गई तुम्हारी कोई भी हरकत व्यक्तिगत नहीं मानी जाएगी। तब तुम सब मेरे इशारे पर काम कर रहे थे। जैसे मैंने कहा था वैसा ही होना चाहिए था, पर तुमने ऐसा नहीं किया, अपनी मनमानी की। मेरे ख्याल में तुमने रिवॉल्वर रखी ही इसलिए कि मोहन को शूट कर सको, देवराज चौहान ने कहा। सही कहा, अपने भाई को क्यों मारा तुमने? मैंने तो सोचा था कि मोहन प्लेन से ही नहीं निकल पाएगा। प्रताप एकाएक मुस्कुरा कर बोला, पकड़ा जाएगा, लेकिन वो वहां से जाने कैसे बच आया? मेरे सामने आ पहुंचा। मैंने उसे शूट क्यों मारा? वजह क्या थी? 2 क्षण चुप रहकर प्रताप ने कंधे उचकाए और सोनिया पर निगाह मारकर बोला, मुझे सोनिया से प्यार हो गया है। सोनिया भी मुझे चाहती है, पर मोहन को यह बात पसंद नहीं थी। तो तुमने मोहन को रास्ते से हटा दिया। सोनिया भी यही चाहती थी। हमारा ख्याल था कि वो पुलिस के हाथों में फंस जाए, प्रताप ने सामान्य स्वर में कहा। तो तुम तीनों में यह सब डकैती में शामिल होने से पहले से ही चल रहा था? देवराज चौहान बोला। ज्यादा पहले नहीं, यूं समझो कि दोनों बातें एक साथ ही शुरू हुई। अगर मुझे इस बात का जरा भी पता लग जाता कि तुम तीनों में नाराजगी है तो तुम तीनों से हम काम नहीं लेते, जगमोहन ने कठोर स्वर में कहा। यह खतरनाक बात थी कि तुम तीनों की आपस में बिगड़ी हुई है और हमारी डकैती पर काम कर रहे हो। तुम्हें इस काम में लेना मेरी गलती थी। ऐसा मत कहो, प्रताप बोला। मैंने अपना काम सही तरीके से पूरा किया है, काम में कोई गलती नहीं की। पर तुम कभी भी कुछ भी कर सकते थे, डकैती असफल हो सकती थी। इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि डकैती असफल कर दूँ। पैसे के लिए तो मैं सब कुछ कर रहा था। मेरे ख्याल में तुम मोहन को मारकर उसका हिस्सा भी ले लेना। मैंने जो किया सिर्फ सोनिया के लिए किया, प्रताप ने शांत स्वर में कहा। तभी देवराज चौहान बोला, मोहन भी तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता था? क्या करना चाहता था ये तो वही जाने, पर उसने बम बनाया था और तुम लोगों को हवा भी नहीं लगने दी कि वो बम बना रहा है। वो बम का इस्तेमाल स्पष्ट है तुम पर करना चाहता होगा, लेकिन उससे पहले ही मैंने उसे शूट कर दिया। तुम्हारी वजह से ही उसने ब्रीफकेस में डकैती का पूरा प्लान और सबके नाम लिखकर रख दिए कि तुम उसके साथ कुछ बुरा कर सकते हो। मोहन बेवकूफ़ नहीं था, उसने तुम्हारी और सोनिया की हरकतें भांप ली होगी, देवराज चौहान ने कहा। मोहन के साथ तुम्हारा आपसी मामला था, तुम लोग जो भी करो, परंतु तुमने हथियार रखने की जो गलती की है उसके लिए तुम्हें 5 करोड़ का नुकसान होगा। अब तुम्हें सिर्फ 5 करोड़ ही मिलेगा। ये गलत बात है, प्रताप तेज स्वर में बोला। गलत बात तो यह थी कि तुमने हमारी बात नहीं मानी और हथियार डकैती के बीच पास में रखा, जगमोहन बोला। अभी तुम पर कम जुर्माना लगाया जा रहा है। मैं तो तुम्हारे हाथ पांव तोड़ देना चाहता हूँ। प्रताप मुस्कुरा कर रह गया, फिर बोला, इतना बड़ा जुर्माना मुझ पर मत करो। वो 5 करोड़ बाकी सब में बांट दिया जाएगा, तुम्हें और सोनिया को नहीं मिलेगा। इसने जो बातें कही है क्या वो सही है? देवराज चौहान ने सोनिया से पूछा। तुम मोहन से छुटकारा पाना चाहती थी? हाँ, सोनिया ने कहते हुए सर हिलाया। इस मामले से हमारा कोई वास्ता नहीं, देवराज चौहान कह उठा। तुम कहते हो कि मोहन ने बम बनाया है, सोनिया बोली। हाँ, तो वो बम कहाँ है? मैं नहीं जानता, परंतु अब कह सकता हूँ कि वो बम का इस्तेमाल तुम पर और प्रताप पर करना चाहता था। अच्छा हुआ जो मर गया, प्रताप हंसा। ये बात मैं भी सोचता हूँ कि आखिर वो बम कहाँ पर है जो मोहन ने बनाया है, देवराज चौहान बोला। क्या पता वो फ्लैट पर ही हो, सोनिया बोली। उस बम का इस्तेमाल करने का मौका ना मिला हो। जो बम बनाएगा वो उसका इस्तेमाल भी जरूर करेगा। तभी काका मेहर कह उठा, अब वक्त क्यों खराब किया जा रहा है? डकैती हो गई है, मुझे मेरे हिस्से का 12 करोड़ का सोना दो कि मैं जाऊँ यहाँ से। पहले ब्रीफकेस आने दो, जगमोहन बोला। ब्रीफकेस आता रहेगा, रवीना बोली। तब तक हमारे हिस्से का गोल्ड अलग कर लेते हैं। रवीना के शब्द अधूरे रह गए। दूर पेड़ों के बीच से लाइट चमकी थी। सब चौंके, नजरें उधर ही टिक गई। ये कौन आ रहा है? प्रताप गुर्रा उठा।
मेरा रिवॉल्वर वापस दो। जगमोहन आंखें सिकोड़े उसी रोशनी की तरफ देख रहा था। रिवॉल्वर दो, प्रताप पुनः बोला। अब तो डकैती नहीं हो रही, आने वाले पुलिस ना हो। 2 लाइटें हैं, काका मेहर बोला। कार है, रवीना ने कहा। आने वाले जैकी हो सकता है। काला ब्रीफकेस मोहन का ले आया होगा, जिसने मोहन ने डकैती का विवरण लिखा रखा है। मैं कहता हूँ रिवॉल्वर दो जगमोहन। प्रताप पुनः गुर्रा उठा। शांत रहो, देवराज चौहान बोला। आने वाली कार है और उसमें अपना ही कोई आदमी है। अपना कोई आदमी? सोनिया बोली। सिर्फ जैकी ने ही तो यहाँ आना है। 2 और लोग भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। वो लोग जो इस डकैती में हमें बैकअप दे रहे थे कि कोई गड़बड़ होने पर हम फंसने लगे तो वो हमें बचा सके, देवराज चौहान ने कहा। वो उनका यहाँ क्या काम? ललित कालिया कह उठा। उन्होंने नहीं पीते हो अपना हिस्सा लेना है, पर उन्होंने तो कोई काम नहीं किया कि अच्छा ही रहा कि उन्हें काम करने का मौका नहीं मिला। उनका काम डकैती असफल होने पर शुरू होना था। देवराज चौहान की निगाह करीब आती हेडलाइट पर टिकी थी। सबकी नज़र उधर ही थी। मैं अभी आया, कहने के साथ जगमोहन उस हेडलाइट की तरफ बढ़ गया। 200-250 कदम पहले वो हेडलाइट रुक गई, फिर उसकी रोशनी बंद हो गई थी। हमें सतर्क रहना होगा, काका मेहर बोला। आने वाले पुलिस ना हो। शांत रहो, यहाँ पुलिस नहीं पहुँच सकती, देवराज चौहान ने कहा। गहरे अंधारे और तेज बरसात में प्रताप ललित कालिया के पास जा पहुंचा। दोनों की आंखें मिली। ये तो और लोग भी आ रहे हैं, ललित कालिया धीमे स्वर में बोला। मेरी रिवॉल्वर 6 गोलियों वाली है। ये लोग गोलियों से ज़्यादा हो रहे हैं। जैकी भी और 2 अन्य लोग भी आने वाले हैं। कमीने ने मेरी रिवॉल्वर ले ली, प्रताप धीमे से भुनभुनाया। तू कहे तो शूट करूँ सबको? गोल्ड हम आधा बांट के निकल जाते हैं, ललित कालिया ने कहा। अभी वक्त नहीं आया। वक्त कब आएगा? जब जैकी मोहन भोंसले का ब्रीफकेस ले आएगा। हरामी ने हमारा कच्चा चिट्ठा उसमें लिख कर रख दिया है। तुम्हारा भाई तुमसे भी तेज निकला। फंसाने का पूरा इंतजाम कर गया वो। सब ठीक हो जाएगा। अगर जैकी के हाथ में ब्रीफकेस ना लगा तो देखेंगे। कुछ देर तो जैकी के आने का इंतज़ार करना होगा। देवराज चौहान हमें मामूली सी रकम दे रहा है और बाकी सब खुद ले रहा है। ये 500 करोड़ का? चिंता मत कर, ये सब हमारा होने वाला है। ये सब हमारे हाथों मरेंगे, प्रताप ने अपना भिखता चेहरा साफ करते हुए कहा। वो देख, 2 आ रहे हैं। एक तो जगमोहन होगा, दूसरा शायद जैकी हो। तो दोस्तों, ये थी यहाँ तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।